आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक असंधि चल रहा था, जो कि आज हम पूर्व रूप संधि के रूप में पढ़ेंगे। तो संधि पूर्व रूप, इसमें पदांत ए और ओ के बाद ए होगा। ये कंडीशन पूर्व रूप संधि की रहेगी, पदांत ए और ओ के बाद ए। अब यहां अपने पास शब्द है पदांत। पदांत यानी पद के अंत में। पद के अंत में, तो पद क्या है? पद यानी शब्द रूप व धातु रूप के शब्द, वो होते हैं पद। तो इन पद के अंत के अंदर ए ओ हो, उसके बाद ए आ जाए तो पूर्व रूप संधि होती है। जैसे लिखा रामे। अब यह शब्द रूप का शब्द है, तो ये क्या है? पद। ऐसे ही पचेते, यह है धातु रूप का शब्द है, तो ये भी पद है। ऐसे ही गुरु, यह शब्द रूप का शब्द है, तो ये भी पद है। इनके अंत में क्या होना चाहिए? ए ओ होना चाहिए। तो यहां दो कंडीशनें बनती है। एक तो बनती है ए यानी पदांत ए, पदांत ए प्लस अ, तो अ का ए बाद वाले ए का अव्यय बन जाता है। यानी इसमें यही बचता है, तो ये तो हो गया पूर्व और ये हो गया पर। बना बच कौन रहा है? पूर्व। तो इसीलिए इस संधि का नाम है पूर्व रूप। अब रूप तो पूर्व हो गया, लेकिन बाद में ए है, तो उस ए का अव्यय बन जाता है। इसी में दूसरी कंडीशन जो बनती है वो बनती है पदांत ओ प्लस ए। यहां भी पूर्व रूप बनेगा, पूर्व रूप भी बनेगा ओ, लेकिन बाद वाला ए है उसका अव्यय बन जाता है। जैसे लिखा है पहली कंडीशन का उदाहरण, रामे प्लस अपी। तो देखिएगा यहां ये पद है और इसके अंत में ए है और उसके बाद आ गया, तो पूर्व रूप संधि। तो इन दोनों का ए और अवग्रह बना। यहां अपने पास राम बचा, यहां पी बचा। तीनों को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा राम पी। इस कंडीशन में गुरु प्लस अयम, यहां देखिए ये पद है और इसके अंत में ओ, उसके बाद अ। ये कंडीशन पूर्व रूप संधि को फॉलो करती है, तो ओ का ओ ही बनेगा, पूर्व रूप बन जाएगा, बाद वाले ए का अवग्रह बन जाएगा। इधर बचा आपके पास गुर, यहां बचा यम। तीनों को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा गुरुयम।
ये अपनी पूर्व रूप संधि है, जो कि मेन बात मतलब ये देखनी है, ये बात हमें समझ में आ जाती है तो पूर्व रूप संधि भी कंप्लीट हो जाती है। केवल इतना ध्यान देना है, पदार्थ ए ओ, उसके बाद ए आना चाहिए। और ये जो संधि है ये अयादी संधि का अपवाद है, अयादी संधि का अपवाद है। तो ये अपनी पूर्व रूप संधि पूरी हो गई। अब इसके बाद देखते हैं अपन इसके बाद अपनी है पररूप संधि। पररूप संधि में 4 उपसर्ग रहते हैं, अप, अव, उप और प्र। यानी कहा गया है कि अकारांत उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ हो तो वहां पररूप संधि बनती है। तो यहां भी 2 कंडीशन बनती है, ए प्लस ए और अ प्लस ओ, 2 कंडीशन बनती है, क्योंकि ये अकारांत उपसर्ग इनके अंत में आ की मात्रा है, तो इनका पररूप बनेगा, ये पूर्व ये पर, तो पररूप इनका बनेगा, तो इनका बन जाएगा ए, इनका भी पररूप बनेगा तो इसका बन जाएगा ओ। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं अपन, वो है पराधन ए जते। देखिए अकारांत उपसर्ग उन चारों में से एक उपसर्ग है, उसके बाद ए आ गया तो क्या बन जाएगा प्रे जते, सीधा ये बना। क्यों बना? क्योंकि यहां अपने पास ए धन ए, इन दोनों का ए बनाया, यहां अपने पास प्रा बचा, ये बच गया जते, तो इसे रूप बना प्रे जते। यही बात उसमें लागू होगी, यहां बने उप प्लस ओषति, मात्रा ए की ओ। देखिएगा अकारांत उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद ए और ओ आ गया तो पररूप बनेगा, तो इन दोनों का बन क्या जाएगा ओ बन जाएगा। अपने पास यहां बचा हुआ है उप, यहां बचा हुआ है क्षति, जब इनका अपन बराबर बनाएंगे तो बन जाएगा उपोषति, इससे ये रूप सिद्ध हो जाएगा। यहां इस पररूप संधि के नियम से इतना हो जाता है। इस पररूप संधि में अन्य कुछ उदाहरणों में भी पररूप संधि होती है, वह कौन कौन से हैं? वो है सक प्लस अंधु, करक प्लस अंधु, कुल प्लस अटा, मनस प्लस ईशा, पतत प्लस अंजलि। ये 5 उदाहरण हैं जिनके अंदर पररूप संधि होती है। अब इन 5 उदाहरणों में क्या, अब अपने पास जो यहां देखिएगा मात्रा ए की बाद में ए, यहां भी मात्रा ए की बाद में ए, यहां भी मात्रा ए की बाद में ए। अब यहां एक बात देखने वाली बात वो है कि इन सब के अंदर एक टी संज्ञा रहती है। टी संज्ञा का मतलब होता है पूर्व पर, यानी पूर्व में जो है वह स्वर सहित, स्वर सहित जो भी है, जैसे मान लो अपने यहां स्वर ए है तो ए तक ले लिया।
अब यहां ध्यान दीजिए, यहां स्वर कहां है, यहां, तो अस सहित अ और स सहित स्वर सहित हो गया, तो ये पूरा अस क्या हो गया, टी संज्ञा हो गया। तो ये टी संज्ञा, इसके बाद क्या है ई, यहां की टी संज्ञा क्या है, ए और त, अत। उसके बाद क्या है ए। अब इनमें पर रूप बनेगा, तो ये पूर्व और ये पर, तो बचा क्या ए, इधर भी ए बचा, इधर भी ए बचा, यहां ये पूर्व ये पर, बचेगा क्या पर, तो ये बचा, यहां पूर्व ये पर, तो बचा क्या पर बचा। अब जब इनसे अपन बनाएंगे तो अपने पास क्या बचा, सीधा ही बन जाएगा सकंदु। दूसरा बनेगा करकंदु, तीसरा उल्टा, चौथा बनेगा मनीषा, और पांचवा अपने पास बन जाएगा पतंजलि। इस प्रकार से ये 5 उदाहरण भी पूर्व रूप के। पूर्व रूप का नियम तो यही है, ये कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन बनती है। उसके बाद ये हमने 5 उदाहरण पूर्व रूप संधि में, पर रूप संधि के बताते हैं। तो ये पर रूप संधि अपनी यहां कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अपन देखेंगे स्वर संधि की अंतिम भाग, जो कि प्रकृति भाव है, वो है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि में वैसे प्रकृति भाव का अर्थ होता है जहां कोई संधि न हो, यानी नो चेंज, वो होती प्रकृति भाव। तो नो चेंज या संधि कहां कब नहीं होगी, तो वो देखना आपने, वो है परिगृह्य व पलुत। इसके बाद यदि कोई स्वर आ जाता है तो वो प्रकृति भाव संधि होती है, वहां संधि का अभाव होता है। तो वहां क्या होता है, संधि का अभाव, यानी इसको दूसरे तरीके कैसे कहते हैं, आदेश का अभाव, आदेश का अभाव होता है। अब अपने पास 2 शब्द यहां आए, एक तो आया परिगृह्य। परिगृह्य का मतलब क्या होता है, परिगृह्य होता है शब्द रूप या धातु रूप के द्विवचन रूप में दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्द, ये परिगृह्य कहलाते हैं। कैसे, जैसे शब्द लिखा आपने हरि, ये हरि शब्द प्रथमा द्विवचन है, हरि शब्द प्रथमा द्विवचन है, और है क्या, इकारांत, दीर्घ इकारांत। इसी प्रकार गुरु, ये गुरु शब्द प्रथमा द्विवचन है, उकारांत है। रमे, ये रमा शब्द प्रथमा द्विवचन, ये इकारांत है।
इनके बाद यदि कोई स्वर आ जाता है, यदि इनमें अपन स्वर जोड़े, जैसे ए तो जोड़ दें, इमो जोड़ दें, अमु जोड़ दें, तो वहां संधि का अभाव रहेगा, संधि नहीं होगी। सीधा ही लिख देंगे इसको, तो ये बन जाएगा हरि ए तो, ये बन जाएगा गुरु इमो, ये बन जाएगा रमे अमु। तो ये है परगृह्य, यानी परगृह्य के बाद कोई भी स्वर जुड़ता है तो वहां संधि का अभाव रहता है। तो यहां ये अपने पास संधि का अभाव है, तो संधि कौन सी है? तो संधि अपने पास हो जाएगी प्रकृति भाव। तो ये था परिगृह्य। अब इसके बाद अपन देखते हैं पलुत। पलुत क्या होता है? पलुत यानी किसी भी स्वर के बाद तीन का चिन्ह, वो होता है पलुत। जैसे अपन लिखते हैं ओम, तो ये ओ है जो पलुत कहलाता है, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और पलुत। तो यहां वो पलुत स्वर की बात कर रहा है, तो तीन का चिन्ह है। तो पलुत स्वर के बाद कोई स्वर हो, पलुत के बाद कोई स्वर हो तो संधि का अभाव रहता है। तो जैसे देखिएगा, लिखा कृष्ण आगच्छति, लिखा कृष्ण आगच्छति, तो यहां भी संधि का अभाव रहेगा। वो लिखेंगे कृष्ण आगच्छति, ये हो गया पलुत। तो प्रकृति भाव में परगृह्य और पलुत स्वर के बाद यदि कोई स्वर हो तो संधि का अभाव रहता है, तो उस संधि को अपन प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो यहां आपने स्वर संधि के सारे भाग कंप्लीट हो गए। स्वर संधि के 8 भाग थे जो कि अपने पूरे कर लिए। यहां आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है, आप लोगों को समझ में आई होगी। तो स्वर संधि का टॉपिक अपना यही खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।